नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बीपीएस एजुकेशन एआर में। मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह। तो चलिए, बातों का क्या है, ये तो होती रहती है, कभी खत्म ही नहीं होती है। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की, हिंदी का। पहला क्वेश्चन है, देखो, हिंदी परिज्ञान और लेखन योग्यता। इसकी यदि हम बात करें पहले क्वेश्चन की, तो पहले क्वेश्चन में हमसे कहा है मात्रानंद का संधि विच्छेद होगा, तो मात्र प्लस आनंद, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। रुक जा भाई, क्यों दिक्कत कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, जानने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द बताइए। तो जो जानने की इच्छा रखता है उसको क्या कहते हैं? जिज्ञासु। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या कहा है? कृति का अर्थ रचना होता है, परंतु इसके समरूपी शब्द कृति का अर्थ क्या होता है? देखो, इस कृति का अर्थ होता है रचना, और यदि हम बात करें इस वाले कृति का अर्थ क्या होगा, तो इसका होता है रचनाकार। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछा है कि ये वाला अली और ये वाला अली अली शुद्ध शब्द युग्म का अर्थ, सही अर्थ बताइए। मतलब जो पहले वाला अली होता है, इसका अर्थ होता है भौरा, और दूसरे का होता है सखी। ठीक है ना? तो अली अली यानी भौरा और सखी। चंचरिक शब्द का अर्थ है, जो चंचरिक शब्द होता है इसका अर्थ क्या होता है? भौरा होता है। विप्र शब्द का समानार्थी है, मतलब जो विप्र शब्द है उसका समानार्थी, तो विप्र का मतलब होता है ब्राह्मण। ठीक है ना? एक विप्र ने आके छल लिया मोहे राम। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। इसमें कहा निम्नलिखित में से एक समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो कौन सा नहीं है ये हमें बताना है। तो जलधापति नहीं है, ये जलधि, जलनिधि, जलधाम, ये समुद्र के पर्यायवाची हैं। जलधापति ये नहीं है, ये शायद बादल का होता है। ठीक है, आगे हमसे बात कर रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में, मित व्यय का विलोम क्या होगा। तो देखिए, मित व्यय का मतलब होता है ज़्यादा खर्च करने वाला, और अपव्यय का मतलब होता है कम खर्च करने वाला। क्वेश्चन नंबर 9 की यदि हम बात करें, तो 9 में क्या कहा है? 9 10 एक साथ निपटा दो। अत्यंत में कौन सा उपसर्ग है? ठीक है ना? अत्यंत में कौन सा उपसर्ग है? तो अति प्लस अंत, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सा शब्द देशज है? देशज मतलब जो अपने ही देश का है, तो कटोरा ये देशज है, बाकी शब्द देशज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 12 13 एक साथ निपटा लेते हैं, है ना? चलिए, 11 में हमसे क्या कहा है? 11 में कहा है कि अंगोछा किसका तद्भव शब्द है? ठीक है, तो ये भैया अंग प्रोच्छा का तद्भव है। जिससे अच्छे, उससे अच्छे तो आप है में कौन सा कारक है? मतलब उससे अच्छे तो आप है, इसमें कारक बताना है कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 12 की यदि हम बात करें, तो इसमें अपादान कारक है, यानी अलग अलग तुलना हो रही है और अलग हो रहा है। बहुत कम बरसात होने के लिए कौन सा शब्द प्रयोग में किया जाता है? तो बहुत कम बरसात यदि होती है तो उसके लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया जाता? अल्पवृष्टि। और अधिक के लिए अनावृष्टि होता, अतिवृष्टि होता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें कहा इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? मतलब कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है ये हमें बताना है। तो बनावट, कैसे बनावट कैसी थी, ये स्त्रीलिंग है, बाकी सब पुल्लिंग है। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है, तो पहली क्रिया क्या कहलाती है? तो भैया पहली क्रिया कहलाती है आपकी पूर्वकालिक क्रिया, यानी जब कर्ता पहला काम खत्म करके दूसरे पर लग जाता है, तो पहली वाली पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है? ठीक है ना? सकर्मक क्रिया यानी कर्म के साथ होने वाली क्रिया सकर्मक क्रिया कहलाती है। तो देखिए, उसने कार बेच दी, यहाँ पर सकर्मक क्रिया है। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की, तो 17 में क्या कहा है? कह रहा कोई आ रहा है, वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? तो भैया अनिश्चित। क्या कोई आ रहा, पता नहीं कौन आ रहा, निश्चित नहीं है। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की, तो इसमें कह रहा है निम्न में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? क्वेश्चन नंबर 18 में ये बताना। तो लता भाववाचक संज्ञा नहीं है, ममता, समता, ममता, कटुता ये भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या क्या रखा है, जरा इसको भी देख लीजिए। एक की वर्तनी शुद्ध है, मतलब इन चार में से एक शब्द शुद्ध लिखा हुआ है, बाकी तीन गलत लिखे हुए हैं। शुद्ध कौन सा लिखा हुआ है वो ही हमें देखना। तो अक्षोणी, ऑप्शन नंबर डी, ये आपका शुद्ध लिखा हुआ है, बाकी सब गलत लिखे हुए हैं। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की, तो 20 में हमसे पूछा है स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो भैया स्वर होते हैं 11। अगर आप उन्हें लगाओ अंग और अंगा, तो वो अयोगवा होते हैं, उन्हें लगा के 13 हो जाएगी। मैला आंचल किस विद्या की रचना है? तो देखो, मैला आंचल जो है ना, वो फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। लेकिन ये है क्या वास्तव में, ये हमसे पूछा है। तो ये एक उपन्यास है फणीश्वर नाथ रेणु का। 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
वहीं हम बात करें 22 की तो देखो 22 में देखो क्या कहा है। ओहो, यही तो चीज़ मुझे बुरी लगे है। चलो, मेरा क्वेश्चन भी तो यहाँ से ठुके हुए मिले हैं। दिए गए गद्यांश के आधार पर प्रश्नों का उत्तर दीजिए। चलो पहले गद्यांश पढ़ लेते हैं। क्या दिया? ईर्ष्या का काम जलाना है, मगर सबसे पहले वही उसी को जलाती है, वह उसी को जलाती है जिसके हृदय में उसका जन्म होता है। आप भी ऐसे बहुत से लोगों को जानते होंगे जो ईर्ष्या और द्वेष की साकार मूर्ति है, जो बराबर इस फिक्र में लगे रहते हैं कि कहाँ सुनने वाली मिले सुनने वाले मिले, और कि अपने दिन अपने दिल का गुब्बार निकालने का मौका मिले। श्रोता मिलते ही उसका ग्रामोफोन बजने लगता है और वे बड़ी ही होशियारी के साथ एक एक खंड इस ढंग से सुनाते हैं मानो विश्व कल्याण को छोड़कर उनका और कोई और देखो आगे। हम्म और कोई ध्येय नहीं हो। मगर जरा अनेक अपने इतिहास को भी देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि जब से उन्होंने इस सुकर्म का आरंभ किया है, तब से वे अपने क्षेत्र में आगे बढ़े हैं या पीछे हटे हैं। यह भी कि अगर वे निंदा करने में समय और शक्ति का अपव्यय नहीं करते तो आज उनका स्थान कहाँ होता। देखो, अब इससे संबंधित हम क्वेश्चन करेंगे। बड़ा ही अच्छा था। इसका शीर्षक है निंदा यानी ईर्ष्या। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में हमसे क्या कहा है? ईर्ष्या का काम है जलाना। गद्यांश में प्रयुक्त ध्येय का अर्थ क्या है? ये जो ध्येय है इसका अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 23 की बात कर रहे हैं तो इसका होता है लक्ष्य। गद्यांश के अनुसार हम आंसर दे रहे हैं जो गद्यांश में कहा गया था, नहीं तो आप गद्यांश का स्क्रीनशॉट लेकर खुद भी कर सकते हैं, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा है गद्यांश में ईर्ष्यालु व्यक्ति यानी खिल्ली उड़ाई गई है, उसकी मजाक बनाई गई है ईर्ष्यालु व्यक्ति की। आंख का अंधा गांठ का पूरा लोकोक्ति का सही अर्थ बताओ। तो भैया आंख का अंधा गांठ का पूरा, इसका मतलब मूर्ख है पर धनी है। आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। 26 में कहा है सारंग ले सारंग चली कई सारंग की ओट, सारंग झीनो पाई के सारंग कई गई चोट। उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? क्वेश्चन नंबर 26 की यदि हम बात करें तो यमक अलंकार है, जहां उपमेय में उपमान की प्रधानता होती है, एक सारंग की दूसरे सारंग से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 में कहा निम्नलिखित में से करुण रस का स्थायी भाव कौन सा है? तो भैया करुण रस का स्थायी भाव की यदि मैं बात करूं तो शोक, जिसके हृदय में करुणा होती है उसे शोक भी होता है यानी दुख। क्वेश्चन नंबर 28 की यदि हम बात करें तो इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, मतलब गलत वाक्य हमें बताना। क्वेश्चन नंबर 28 में हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए, यही गलत है, तो आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए गलत दिया, एक एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए ये होता ना। चलिए आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 29 की। 29 में क्या कहा है कि राज दरबार में कौन सा समास है? राज दरबार अर्थात राजा का दरबार, मतलब तत्पुरुष समास यहाँ पर हो जाएगा। हिंदी का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, जिसमें कहा है कि जिसका कोई शत्रु पैदा नहीं हुआ हो उसे क्या कहेंगे? तो भैया उसे अजात शत्रु कहेंगे। ठीक है। अब देखिए अगले क्वेश्चन है रीजनिंग के। रीजनिंग के क्वेश्चन कैसे होंगे ये मैं आपको करके बता देता हूँ। देखिए सामान्य बुद्धि परीक्षण यानी रीजनिंग। देखिए इसमें क्या करना है, ये वाला जो क्वेश्चन दिया है 14 से ये कैसे बना, तो ये किससे बनेगा ये हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 31 की बात कर रहे हैं तो देखो भैया कैसे 14 का वर्ग कितना होता है बताइए? 14 का वर्ग कितना होता है? देखो कैसे होगा। 14 में अगर मैं एक जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा? 15। 15 का वर्ग कितना होता है? 225। वहीं अगर 24 में मैं एक जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा? 25, और 25 का वर्ग होता है 625। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। 32 में क्या कहा? 32 में क्या रखा है कि एक कथन के बाद कार्यवाही 3 1 2 3 दिए गए हैं, आपको कथन में दी गई सब बातों को सत्य मानना है, कथन में दी गई जानकारी के अनुरूप आधार पर निर्णय लेने हैं, की गई कार्यवाही के सुझाव। देखो क्या करना, जिसका पालन किया जाना चाहिए। कथन में क्या कहा? अब देखो कथन, यदि हम बात करें कथन की और क्वेश्चन नंबर 32 की कैसा होगा? देखो विनोद को एक पर्स मिला है जिसमें पैसे और एक पहचान पत्र है। ठीक है। तो कार्यवाही क्रम
पर्स को थाने में जमा करें, बिल्कुल सही है, पर्स को थाने में जमा कर दो भाई, तुम्हारा नहीं है, किसी गैर का है, पता नहीं बेचारे किसी गरीब का है, मजदूर का है, क्या है। दूसरे में कह रही है पैसे ले लें और ध्यान से पर्स को वहीं रख रख दें जहाँ था, ये गलत है, ये बात गलत है। कार्ड पर दी गई जानकारी का उपयोग कर उस व्यक्ति से संपर्क करने का प्रयास करें, ये भी बात ठीक है। तो पहला और तीसरा कथन हमारा ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। मजेदार क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 33 की बात कर रहे हैं, देखो 33 में क्या कहा है, ये क्या कर रहा है, ये जो क्वेश्चन मार गए यहाँ क्या आएगा, देखो 3 -3 से -3/4 कैसा आया, और फिर उससे 1/3 कैसा आया, और फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क, और फिर 11/3। चलिए, वैसे रीजनिंग के क्वेश्चन इतने भारी नहीं होते हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 33 बहुत हल्का, हल्का सा लॉजिक है इसमें, अगर आप देखोगे तो ये मैं आपको होमवर्क देता हूँ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 34 की बात कर रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दी गई सूची के प्रवृत्ति का अनुसरण करता है। क्वेश्चन नंबर 34 की बात कर रहे हैं। 34 में यदि हम बात करें तो देखो कैसा होगा ये, 34 को ध्यान से देखिए। देखो इसमें एक्स को देखो, 1 2 3 4 5, 5वें नंबर पे एक्स, 1 2 3 4, अब 4 नंबर पे आ गया, 1 2 3, मतलब कुल मिलाकर के एक्स घटता जा रहा। पहले संख्या देखो ये, फिर 1 2 3 तीसरे स्थान पर आ गया, फिर 1 2 दूसरे स्थान पर, आपका पहले स्थान पर आ जाएगा। एक्स को देख लो भाई। हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 में क्या कहा, देखो कथन ही दे रखा है इसमें, 35 में कथन दे रखा, कैसे करेंगे सुनो। 35 की यदि हम बात करें, क्या लोकल ट्रेन के टिकट पर छूट देनी चाहिए, तर्क नहीं। ऐसी स्थिति में जहां लोकल ट्रेन अति संकुचित होती है, छूट देने से स्थिति अधिक बिगड़ सकती है, बात ठीक है। अगर लोकल ट्रेन को तुम टिकट पर छूट दे दोगे तो सब लोग उस पर यात्रा करेंगे, ट्रेनों में भीड़ भाड़ हो जाएगी, तर्क हाँ, लोकल ट्रेन से सड़कों पर वाहनों की संख्या कम होती है, इससे प्रदूषण कम होता है, कीमत में कमी होगी, यात्रा का समय बचेगा। दोनों कथन सही है, तो देख लो कौन से में है। क्वेश्चन नंबर 35 की बात कर रहे हैं, तो ये दिया है ऑप्शन नंबर डी, दोनों मजबूत है। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 36 की, 36 में क्या कहा है, जरा देखिए 36 को भी। सभी सेब लाल हैं, ये हो गए सेब, ये सभी सेब क्या हैं, लाल हैं, सभी सेब लाल हैं। कुछ लाल चीजें फल हैं, मतलब कुछ लाल चीजें क्या हैं, फल हैं। अब देख लो, कुछ फल सेब हैं, अरे फल यो है सेब यो है, ये तो है ही नहीं। सभी लाल चीजें फल हैं, लाल चीजें फल हैं, सभी नहीं है, कुछ की बात करें ये भी नहीं, मतलब ना तो पहला ना ही दूसरा। आगे बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखो भैया इसमें क्या बताना है, इसमें हमें बताना है यहाँ पर क्या आएगा, कैसे आएगा। क्वेश्चन नंबर 37 की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो आएगा देखिए, पहले तीर इधर को चले, चलो देखो इसकी दिशा इधर को है, इधर को हो गई अब ऊपर को, अब इसकी दिशा किधर को आ गई, नीचे को, ऑप्शन नंबर सी होगा। इसमें कुछ करने का नहीं है, देखने का, लॉजिक लगाने का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 38 की बात कर रहे हैं, पंकज और अमित भाई हैं, चलो शुभा अमित की पत्नी है, ठीक है। वेद प्रकाश अमित के पिता हैं, शुभा का बेटा यश, शुभा का बेटा यश है, यश पंकज का क्या लगता है, ठीक है ना, यश पंकज का क्या लगता है। अरे भैया तो भतीजा ना लगा, एक बार क्वेश्चन को पढ़कर देख लो, बिना पढ़े हो रहा भतीजा आंसर आ तो रहा है इसका। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 39 की, 39 में भी लोग कथन दिए हैं, 39 में भी कथन दिया है, कैसे करेंगे 39 का। देखो कुछ बोर्ड रेप है, ये हो गए बोर्ड, और कह रहे कुछ बोर्ड क्या है, रेप है, चलो रैंप है, रैंप रेप नहीं है, रैंप। सभी बोर्ड पेपर है, सभी बोर्ड क्या है, पेपर है, लो जी पेपर, ठीक है, सभी बोर्ड क्या है, पेपर है। तो देखो सभी रैंप पेपर है, अरे रैंप ये है, पेपर ये है, सभी नहीं है, ये वाली बात गलत है। कुछ पेपर रैंप है, कुछ पेपर रैंप है, क्योंकि इसमें ये आ रहा है ना कुछ वाला भाग ये वाला, तो ये बात ठीक है, तो केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 40 की, क्वेश्चन नंबर 40 में क्या कह रखा है, देखो ध्यान दो भैया। घन के चार चार पासे अलग से दिए गए हैं, उस बिंदु वाले फलक के सामने फलक के बिंदुओं की संख्या ज्ञात करो, ठीक है ना।
एक बिंदु वाले, यानी जो एक है, एक का विपरीत हमसे पूछा है। क्वेश्चन नंबर 40 की यदि हम बात करें, ठीक है, तो एक के विपरीत कौन सा होगा भैया? एक के विपरीत देखो, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, एक एक, 3 से 3 कट जाएगा, 2 का विपरीत 5 आ गया, और 2 का विपरीत देखो 6 आ जाएगा। इसका पासा जब तुम खोलोगे ना, दो पासों को लेकर के, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 की बात कर रहे हैं, देखो कैसे खोलोगे, ध्यान दो। किन्हीं भी दो पासों को ले लो और पासे को खोलना जब शुरू करोगे तो तुम्हारा जो है एक के विपरीत 6 ही। अगर वैसे भी लूडो का गोटा देख लो, जिधर एक होता है उसका उल्टा 6 ही होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 41 में क्या कहा हमसे, दी गई सारणी में प्रश्नवाचक पर कौन सी संख्या आएगी। देखो कैसे, 7 नम 63, 63 दिया 189, 8 चौक 32, 32 नमा 288। वही हम बात करें तो यहाँ पर भी आपका 9 पंजे 45 और 45 धुनी कितने होते हैं, 90 है, यानी 2 आपका आंसर आ जाएगा। 42 की बात कर रहे हैं, देखो 5 स्टार 3 बराबर 19 और इतने बराबर इतने, तो इतने बराबर कितने, देखो कैसे करना। 5 की और 3 की गुणा कर दो पहले, तो 5 की और 3 की गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 15, 15 हो गया। अब 5 में से मैं 3 घटा दूंगा, कितना बचेगा, 2, 2 का वर्ग कर दूंगा, 2 का वर्ग कितना होता है, 4, 15 और 4 19, ठीक है। अब ऐसे देखो कैसे करेंगे, 6 की और 4 की गुणा कर दो, कितने हो गए, 24, 6 और 4 की गुणा कर दी 24। अब 6 में से 4 घटा दूंगा, कितना बचेगा, 6 में 4 घटा 2 बचेगा, और 2 का ही वर्ग कर दूंगा, तो 2 का वर्ग कितना होता है, 4। अब 24 और 4 कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। नहीं आया समझ में तो वीडियो को पीछे करो और दोबारा सुन लो मैंने क्या कहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 43 की बात करें, 43 में क्या कहा है, जरा ध्यान से सुनिए क्वेश्चन नंबर 43 को। देखो पंक्ति वाला सवाल है, एक पंक्ति में रीता आगे से 10वें स्थान पर खड़ी है और शीतल जो है 25वें स्थान पर खड़ी है। पढ़ के कर लेना, हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 44 की बात कर रहे हैं, कथन और निष्कर्ष फिर से आ गया। देखो कैसे करेंगे, कथन है, क्वेश्चन नंबर 44 की बात कर रहे हैं, 44 में क्या दिया, कथन दिया है। तो देखो, एक आदमी एक विशिष्ट अभिजात वर्गीय क्लब में प्रवेश लेना चाहता है, तो कार्यवाही क्या होगी, ठीक है। 44 में कार्यवाही देखते हैं। क्लब में प्रवेश पाने के लिए प्रक्रिया ज्ञात करें और उसे पूरा करें, बिल्कुल सही बात है। किसी दूसरे क्लब में प्रवेश पाए, ये बात गलत है, तो केवल पहला पालन करता है, बाकी गलत है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रही है हमसे, ये कह रखा है, देखो कैसा होगा ये, इधर ध्यान दो, पहला क्वेश्चन देख लो क्या कह रही है। क्वेश्चन में क्या कह रखा है, पहला क्वेश्चन दोबारा पढ़ लें क्या, चलिए दोबारा पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। ये कह रही है, यदि ए गणित के लिए चुने छात्रों की संख्या का और बी जीव विज्ञान की संख्या का सी भौतिक विज्ञान की संख्या को प्रतिपादित करता है, तो कितने छात्र दोनों भौतिक विज्ञान जीव विज्ञान में चुना है, वृत्त के अंदर के आंकड़ों की संख्या को निरूपित करता है। देखो कह रहा ए गणित, बी जीव विज्ञान, तो हमसे दोनों का आंकड़ा पूछ रहा है ना, जीव विज्ञान और गणित का। देखो यदि हम बात करें दोनों के आंकड़े की और हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 45 की, तो इसका आंसर हो जाएगा 26, क्यों, 6 और 20, ठीक है, ये आ जाएगा 26। हमसे ये कह रहा था, देखो सुनो दोबारा सुन लो, ये कह रहा था कि गणित और जीव विज्ञान को दोनों कौन कौन से, तो ये देखो ये और ये, 26 आंसर हो जाएगा राइट। क्वेश्चन नंबर 46, सामान्य जानकारी जी के, अर्थवेद खंडों का संग्रह है, मतलब जो अर्थवेद है, अर्थवेद में कितने खंड है, तो 20 खंडों का संग्रह है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अष्ट महास्थान का तात्पर्य बुद्ध के जीवन से जुड़े 8 महत्वपूर्ण स्थानों में से निम्न में से कौन सा स्थान उसमें एक नहीं है, ठीक है, ये हमें बताना। देखिए यदि मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 47 की, तो रायगढ़ नहीं है, क्योंकि जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई थी तो उनके अष्ट धातु अवशेषों की यदि हम बात करें तो लुम्बी, सारनाथ और बोध गया में है, पर रायगढ़ में नहीं है, रायगढ़ छत्तीसगढ़ में पड़ता है। आगे क्वेश्चन नंबर 48 में क्या कहा है,
लगभग 50 वर्ष शासन करने के पश्चात की मृत्यु 1605 में हुई थी। उसे आगरा के बाहर सिकंदरा में दफनाया गया था। अरे अकबर की बात कर दिया है। अकबर जो है वो 1605 में मर गया था। क्वेश्चन नंबर 48 के आंसर की यदि मैं बात करूं तो ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या कहा है देख लीजिए। 49 में कहा है कि खिलाफत आंदोलन का संबंध किससे था? तुर्की से था। कमाल पाशा की सरकार बन गई थी तो समाप्त हो गया था। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो भैया नेपाल से असम सीमा साझा नहीं करता। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार नेपाल से लगे हुए हैं। भाई हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 51 की। तो 51 में क्या कहा है? पर्यटक स्थल अरकू घाटी दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 51 की बात करें तो विशाखापत्तनम में है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कश्मीर के दक्षिण पूर्वी भाग में बेरीनाग में एक झरने से निकलती है? ठीक है, तो वो कौन सी नदी है? झेलम नदी। ठीक है, आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 53 की। 53 54 एक साथ निपटा लो। 53 में कहा काली मिट्टी और किस नाम से जानी जाती है? तो काली मिट्टी जो है रेगुलर मिट्टी के नाम से भी जानी जाती है। बायोपा किस प्रदेश की जनजाति की एक क्या है? ये एक पारंपरिक पगड़ी हेड गियर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 54 की यदि हम बात करें तो ये अरुणाचल प्रदेश की एक जनजाति की पगड़ी है। क्वेश्चन नंबर 55 की बात करें। 55 में क्या कहा है? निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत के संविधान में राष्ट्रपति द्वारा शपथ या अभिपुष्टि से संबंधित है? तो राष्ट्रपति की शपथ की बात करें अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की शपथ। क्वेश्चन नंबर 56 की बात करें तो 56 में क्या कहा है? लो पूरा ले लो इसे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बच्चों के रोजगार पर निषेध किससे संबंधित है? ठीक है, तो ये संबंधित आपका भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार, यानी बच्चों को जो है कारखानों में काम करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, रोका जाएगा। 57 में क्या कहा? भारतीय संविधान का कौन सा भाग आपात उपबंध के बारे में बताता है? तो भैया जो भाग आपका हो गया तुम्हारा 18 आपात उपबंध। क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मूल्य ह्रास किसके मूल्य की हानि है? मतलब मूल्य में जब कमी होती है तो किसके मूल्य की हानि है? क्वेश्चन नंबर 58 में हमसे पूछा तो मशीनरी यानी समूह यंत्र। क्वेश्चन नंबर 59 में क्या कहा देखो। 59 और 60 एक साथ ले लो। 59 में हमसे कहा है कि रोल इन शब्द किस में प्रयुक्त होता है? तो हॉकी में रोल इन शब्द का प्रयोग होता है। यूनान की राजधानी क्या है? एथेंस है। तो 60 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 61 की। तो 61 62 एक साथ ले लेते हैं। 61 62 63 61 62 61 62 61 में क्या कहा है? हाल ही में सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो सरस्वती सम्मान 2022 में जो सम्मानित किया गया था वो शिवा शंकरी को किया गया था। हाल ही में जारी विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत की रैंक कितनी है? यानी हैप्पी इंडेक्स में 2023 में भारत की रैंक हमसे पूछ रहा है तो 126वीं थी। क्वेश्चन नंबर 63 इसमें क्या कहा है? 63 में कहा हाल ही में किस देश ने भारत के साथ संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में संयुक्त डाक टिकट जारी किया है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लग्जमबर्ग। पशुओं के स्वास्थ्य की देखभाल से संबंधित संजीवनी परियोजना की शुरुआत किस राज्य ने की है? तो यह आपका हिमाचल प्रदेश ने पशुओं की देखभाल के लिए संजीवनी परियोजना की शुरुआत की है। भाई हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 65 की। तो 65 में क्या कहा है देखो भैया। 65 में कहा है कि अप्रैल 2023 में वाराणसी की तुलसी घाट बहाली परियोजना की शुरुआत कहाँ से की गई थी? तो तुलसी घाट बहाली परियोजना की शुरुआत युगांडा से की गई थी। तो 65 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए कंप्यूटर के क्वेश्चन है, इनको देख लीजिए कंप्यूटर के क्वेश्चनों को। क्वेश्चन नंबर 66 में क्या कहा है? इसमें कहा है कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी क्वेश्चन है 66 यानी 63। निम्नलिखित में से किस डिवाइस का उपयोग कंप्यूटर एडेड डिजाइन जैसे एप्लीकेशन के लिए किया जाता है? तो भैया इसकी यदि मैं बात करूं तो प्लॉटर का किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 की बात करें। 67 में क्या कहा है? राष्ट्रीय सुरक्षा के हवाई
यातायात और रेडार को नियंत्रित करने के लिए किस प्रकार के कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइब्रिड कंप्यूटर, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 68 की। 68 में कहा है कि बुद्धिमान एजेंट के माध्यम से महसूस करते हैं और के माध्यम से कार्यवाही करते हैं। तो भैया बुद्धिमान एजेंट सेंसर्स के माध्यम से महसूस करते हैं और एग्जीक्यूटर्स के माध्यम से कार्यवाही करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 की यदि हम बात करें तो इसमें कह रखा 69 में कि LISP का फुल फॉर्म बताओ। ठीक है ना, LISP की फुल फॉर्म हो जाएगी आपकी लिस्ट प्रोसेसिंग, यानी ऑप्शन नंबर वी आपका राइट आंसर हो जाएगा 69 का लिस्ट प्रोसेसिंग। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 70 की। 70 में क्या कहा है? 70 में हमसे कहा है कि मोबाइल डिवाइस का उपयोग करके स्टोरेज और फाइल शेयरिंग सेवाओं को प्रभावी सूचना प्रबंधन के लिए उपयोगी माना जा सकता है। तो भैया आपका क्लाउड बेस्ड को। क्वेश्चन नंबर 71 में क्या कहा हमसे? 71 में क्या रखा? क्लाउड संगठन सेवा सम्मिलित नहीं है। मतलब जो क्लाउड संगठन सेवा है वो किससे सम्मिलित नहीं है, ये हमें बताना क्वेश्चन नंबर 71 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी वैद्युत चुंबकीय वर्णक्रम आवंटन से संबंधित नहीं है, सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 72 की यदि हम बात करें तो 72 में क्या कहा है? 72 में हमसे कहा है कि बैंकिंग शब्दावली में पिन यानी PIN का संक्षिप्त रूप क्या है? संक्षिप्त रूप क्या है? देखो पिन है, संक्षिप्त कह दिया, अरे विस्तृत कहता, गधे ने गलत लिख दिया। संक्षिप्त तो दिया है, इसका विस्तृत रूप पूछता ना पिन का, तो पिन का विस्तृत रूप क्या होगा क्वेश्चन नंबर 72 का? तो इसका हो जाएगा ये पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 की हम बात करें। 73 में क्या कहा है? 73 में क्या रखा है कि गवर्नेंस मल्टीमीडिया और मनोरंजन के संदर्भ में IECT शब्द का क्या अर्थ है? तो देखिए, तो इसका हो जाएगा आपका सूचना, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार प्रौद्योगिकी, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। इसमें कहा है कि MS वर्ड में निम्नलिखित में से किसकी कन्वेंशन या समुच्चय को दबाकर पेज ब्रेक इंसर्ट किया जा सकता है? तो भैया ये जो है कंट्रोल प्लस एंटर को दबा करके किया जा सकता है। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 75 की। तो 75 में हमसे क्या कहा है? निम्नलिखित में से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का कौन सा व्यू टेक्स्ट दिखाता है जैसे यह हेडर और फुटर के बिना प्रिंटेड फॉर्मेट में दिखाई देता है? तो ये हो जाता है आपका ड्राफ्ट व्यू, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 76 की। तो 76 में क्या कह रखा है, जरा इसको भी देख लीजिए। 76 में क्या कहा है? तो देखिए इसमें कहा है मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर सामान्यतः वर्ड डॉक्यूमेंट्स सम्मिलित नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 देख लीजिए। 77 में क्या कहा? काफी बड़ा क्वेश्चन है ये। 77 में हमसे कह रखा है 77 में कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की कौन सी विशेषता का उपयोग परिभाषित अनुक्रम में दर्ज किए गए डेटा को स्वचालित करने के लिए किया जाता है? तो ऑटोफिल को। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 78 की। तो 78 में हमसे क्या कहा है? 78 में हमसे कहा है कि ग्राफिक्स फाइल के लिए एक्सटेंशन की पहचान क्या है? अरे ये होती है .jpg। क्वेश्चन नंबर 79 में कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अलग है? देखिए ये अलग है, क्यों? लाइनेक्स, विंडोज 7 वो विंडोज है और ये CC भाषा है। क्वेश्चन नंबर 80 में क्या कह रखा है? 80 में हमसे कहा है कि प्रोसेड डेटा को जानकारी के रूप में जाना जाता है, इंफॉर्मेशन। अब देखिए उत्तर प्रदेश के क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन उत्तर प्रदेश के हैं। हम बात कर रहे हैं जूनियर असिस्टेंट 5512 की, जो कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा है और उसके पद है 5512। तो उसका अभी एग्जाम की डेट आई नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी आने वाली है। आप जो है प्रैक्टिस सेट निकालते रहिए, क्योंकि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, सुनहरा मौका है। इस जैसा मौका आपको फिर कभी नहीं मिलेगा जैसा यहाँ पर है। उत्तर प्रदेश सामान्य जानकारी क्वेश्चन नंबर 81। देखो इसमें क्या कहा है?
काशी विद्यापीठ वाराणसी की स्थापना किसने की थी? तो भैया शिव प्रसाद गुप्ता ने की थी। क्वेश्चन नंबर 81 का बी हो जाएगा। 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में किस जनपद में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? मतलब देखो 2001 पूछ लिया है। 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस शहर में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है? तो 82 का आंसर हो जाएगा वाराणसी। और वर्तमान की यदि हम बात करें 2024 चल रही है तो गाजियाबाद का घनत्व सबसे ज़्यादा है। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 83 की। 83 में हमसे क्या कहा है कि उत्तर प्रदेश में हेतु शबरी संकल्प अभियान की शुरुआत की गई थी तो कुपोषण को दूर करने के लिए की गई थी। क्वेश्चन नंबर 84 की यदि हम बात करें 84 में क्या रखा है, क्या कहा है 84 में? उत्तर प्रदेश में राज्य पोषण मिशन संबंधित है। अरे भैया कुपोषण है, ऊपर वाला ही रूप बदल कर आ गया। क्वेश्चन नंबर 85 और 86 87 तीनों एक साथ निपटा देते हैं। उत्तर प्रदेश किस क्षेत्रीय परिषद का सदस्य है? क्वेश्चन नंबर 85 की यदि हम बात करें तो मध्य क्षेत्रीय परिषद का सदस्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना की गई थी, कब की गई थी? तो उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना 1972 में की गई थी। 86 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 87 की, तो 87 में कहा है कि अगरिया वेगा भुइया अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किस में मुख्यतः निवास करती है? 87 की यदि हम बात करें तो ज़्यादातर जो जनजाति मिलेंगी वो सोनभद्र में मिलेगी और अगरिया वेगा भुइया ये भी आपके सोनभद्र में मिलेंगे। 87 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 88 की, तो 88 में क्या कहा है? उत्तर प्रदेश इनमें से क्या उत्तर प्रदेश में नहीं है? तो भैया उत्तर प्रदेश में विश्वनाथ मंदिर है, आगरा का किला भी है, अस्सी घाट है, वाराणसी में है, ये नहीं विक्टोरिया मेमोरियल यहाँ नहीं है, ये कलकत्ता में है शायद, पश्चिम बंगाल की राजधानी। 89 में क्या कह रही है? मिलान करने के लिए कह रही है। देखो कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 89 में मिलान करने के लिए कह रहा है, तो देखो कैसे मिलान करेंगे। ये लोकगीत है, इधर गायन का अवसर है, मतलब कब गाया जाता है। तो देखो चैती, चैती कब गाया जाता है? ये मौसमी गीत है चैती। और कजरी, ये कजरी जो है विवाह एवं मौसमी गीत है। और यदि हम बात करें रसिया, तो रसिया ब्रज क्षेत्र का लोकगीत है। और इसका तो पहला हो ही जाएगा जब सबके हो गए तो सोहर संस्कार गीत है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, पहली बार आप हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट फॉर यू प्लीज़, ये मेरी आपसे विनती है, निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और देखो टेलीग्राम चैनल का नाम भी यही है VPS एजुकेशन AR। यहाँ पर प्रैक्टिस सेट की PDF डालता हूँ मैं और सारी जानकारी देता हूँ हर भर्तियों से संबंधित, ठीक है। तो मेरा नाम वीरेंद्र प्रताप सिंह है, मैं स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल VPS एजुकेशन AR में। तो दोस्तों यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। इस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के प्रैक्टिस सेट भी हमने डाल दिए, मतलब हर चीज़ के प्रैक्टिस सेट हम यहाँ पर लेकर के आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90 यानी 90, इसमें क्या क्या रखा है? घोषित राम जहाँ बुद्ध कुछ समय के लिए रुके थे स्थित है, तो ये कहाँ पर है भैया? ये कौशाम्बी में है। घोषित राम बिहार है, मतलब बुद्धों के रुकने की जगह जो होती है उसे बिहार बोलते हैं। 91 गया निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल जो उत्तर प्रदेश में वो है हुलास खेड़ा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92 यानी 92, देखो क्या क्या रखा है इसमें। बयान में हमें कहा है कि जनरथ नाम दिया गया है, मतलब ये जो जनरथ नाम दिया गया है ये किसे दिया गया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए निम्न लगातार AC बस सेवा, मतलब बस को तो कहते हैं जनरथ, मतलब जनता का रथ। क्वेश्चन नंबर 93 93 और 94 एक साथ देख लेते हैं। इसमें क्या कहा है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है, ठीक है। तो 93 की यदि हम बात करें तो यूरेनियम ललितपुर में पाया जाता है। तो 93 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 94 की। 94 में क्या कहा है? 94 में हम कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखो ताला अलीगढ़ में बनता सही है, कालीन भदोही में सही है, और
सेकंड लखनऊ में सही है। चूड़ी शाहजहाँपुर में नहीं है, चूड़ी तो फिरोजाबाद में है, तो गलत वाला पूछ लिया था, यही आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 यानी 95। लो जी 95 के साथ 96 97 भी देख लो। 95 में क्या कहा है, 95 में हमसे पूछा है उत्तर प्रदेश में उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर अंकित की गई। तो उत्तर प्रदेश में उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर जो प्रदर्शित की गई थी वो 10वीं पंचवर्षीय योजना में की गई थी अंकित। उत्तर प्रदेश में रक्षा गलियारा केंद्रित क्षेत्र होगा, ठीक है, तो ये होगा आपका बुंदेलखंड का। क्वेश्चन नंबर 97 और 98। ब्रांड उत्तर प्रदेश सृजन के लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा किस उपागम को अपनाया गया है? तो ये भैया आपका समग्रता उपागम को। क्वेश्चन नंबर 98 की बात कर रहे हैं। 98 में हमसे पूछा है कि उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत है, सबसे ज्यादा नलकूप यानी जो इंजन होते हैं पंप इंजन, उनसे लगती है सबसे ज्यादा सिंचाई उत्तर प्रदेश में। यही पूछा सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 99 की यदि हम बात करें तो 99 में क्या कहा, ओहो बड़ा सा दे दिया इसने, चलो कोई दिक्कत नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समझा जाता है? तो भैया ये देखो धान मक्का गेहूं, ये ही आपका आंसर है, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 100 की बात करते हैं। 100 में क्या कहा है, देखो भाई काम की बात सुन लो। कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा, समझे? आप मेरा भला करो, मैं आपका भला कर रहा हूँ। भैया आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपने यार दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा जरूर, ठीक है। अगर आप किसी दूसरे का भला करेंगे तो निश्चित ही आपका भी भला होगा। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आपकी तैयारी अच्छी हो और जल्द से जल्द आपका नंबर आ जाए, एक सरकारी जॉब आपको भी मिल जाए, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। तो आप भी मेरे लिए कुछ कर सकते हैं। तो भैया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने यार दोस्तों को शेयर कर दें। और हाँ, जितने भी आपके फ़ोन में सोशल मीडिया की साइट है, व्हाट्सअप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, सब पर वीडियो का लिंक भेज दें, सब पर वीडियो का लिंक भेज दें, ठीक है। तो दोस्तों मेरा नाम वीरेंद्र प्रताप सिंह है, मैं आपके यूपी से हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करूंगा। अंतिम क्वेश्चन चाहे कोई भी हो वो मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूँ। तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर शो क्या कह रखा है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है? देखिए आम तो आप लोग खाते होंगे, तो दशहरी आम सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश के कौन से जनपद में होते हैं, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में फिर मुलाकात होगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट के प्रैक्टिस सेट डाल रखे हैं। तब तक के लिए शानदार जबरदस्त जिंदाबाद, धन्यवाद।